जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हम देखते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे डिफरेंट आ जाते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कि आप ऑर्थोपेडिक, मस्कुलोस्केलेटल, स्पोर्ट्स इंजरी, न्यूरोमस्कुलर, कार्डियो फिजियोथेरेपी एंड सो ऑन, गायनिकोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी, और डिफरेंट आप उसमें हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। लेकिन एक जनरल आप सिंपल आप फिजियोथेरेपी ओपीडी में अगर आप जा रहे हैं तो उसकी जो हमारे पास सोप हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो कैसा हो सकता है, तो उसमें सबसे पहले हम पॉइंट्स देखते हैं। तो पॉइंट्स में ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ लिम्स आप क्या देखते हैं कि लिम्स किस पोजीशन में बनी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईसीयू में हैं तो लिम्स की कौन सी पोजीशन है, कॉर्टिकेट है, डीकॉर्टिकेट है, इवर्टेड फुट है, इन्वर्टेड फुट है। लाइक अगर आप लाइंग पोजीशन में देखें तो उसमें आपने पोजीशनिंग लिखनी है। अगर आप स्पाइन लाइन में देख रहे हैं उसकी पोजीशनिंग क्या है, स्टैंडिंग में क्या है, लाइन में क्या है, सिटिंग में क्या है। तो डिफरेंट पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप एटीट्यूड ऑफ लिम्स लिखेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है बिल्ड एंड पोस्चर। पेशेंट का कौन सा पोस्चर डेवलप हुआ हुआ है। आइदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप ओपीडी में काम कर रहे हैं एंड आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो स्वे बैक के साथ आया है, या पिजन शेप चेस्ट के साथ आया है, या राउंडेड शोल्डर्स के साथ आया है, या काफोसिस डेवलप हुआ है, या लंबर लोडियोसिस डेवलप हुआ हुआ है। और ये मोस्टली जैसे पेशेंट होते हैं जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें लंबर लोडोसिस बहुत कॉमन है, और लंबर लोडोसिस के साथ उनको जो लोअर क्रॉस सिंड्रोम उसके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उनकी नोक नीज हो रही होती हैं, और ईवर्शन फुट पे ज़्यादा हो रही होती है। पोस्चर कौन सा पेशेंट का डेवलप हुआ होता है, मोस्टली पेशेंट जो ओल्ड एज में आते हैं वो स्टूप पोस्चर उनके साथ डेवलप हुआ होता है। उनकी गेट कैसी होती है, और सपोज़ अगर अल्जाइमर्स के साथ पेशेंट आ रहा है या कोई भी ऐसा पेशेंट है तो वो स्टेपिंग गेट के साथ चल रहा है, या इस तरह डिफरेंट पेशेंट की गेट होती है या नॉर्मल गेट है। और पैटर्न ऑफ मूवमेंट क्या है। अब पैटर्न ऑफ मूवमेंट आप इसमें ले सकते हैं कि आप गेट की पैटर्न ऑफ मूवमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप रेस्पिरेटरी के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो उसमें आ जाएगा थोड़ा एब्डोमिन या एब्डोमिनोथोरैकिक। और मोड ऑफ वेंटिलेशन क्या है पेशेंट का, इधर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है या नेज़ल कैनोला लगा हुआ है। नेज़ल कैनोला पे भी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, उसमें मास्क में डिफरेंट होता है। आप इसके साथ ऑक्सीजन की मेजरमेंट भी लिख सकते हैं। अगेन पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, ओडिमा क्या है पेशेंट के एडिमा है बायलेटरी फुट पे है या नहीं है, पेरी ऑर्बिटल ओडिमा है, किस कंडीशन के साथ पेशेंट आपके साथ पास आया है, तो आप उस पर ये मेंशन करेंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आपके पास पेशेंट आया तो उसकी ईच एंड एवरीथिंग आप नॉर्मल लिखे जाएँ और पेशेंट को कोई इशू ही नहीं है और आप नॉर्मल लिख रहे हैं, तो पेशेंट आपके पास आया ही क्यों है अगर उसकी ये सब चीज़ें नॉर्मल है। फिर मसल वेस्टिंग क्या है, बहुत मोस्टली पेशेंट जो बेड रिटर्न होते हैं उनमें मसल वेस्टिंग पाई ही जाती है, हमेशा होती ही है। और जैसे बहुत से जो बच्चे हैं ऑटिस्टिक होते हैं या कोई भी ऐसा बच्चा है उनमें कोई एक डिसयूज ट्रॉफी के साथ आता है, उसमें मसल वेस्टिंग होती है। प्रेशर सोर्स है या नहीं है, बेड सोर्स देखने होते हैं आप में। फिर उसमें देखना होता है कि वेट उसकी कौन सी कंडीशन है, ड्राई है या वेट है, कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई। सपोज एम्पूटेशन के साथ पेशेंट है, देन वाउंड्स को आप देखेंगे कि पेशेंट को कोई एक्सटर्नली वाउंड तो नहीं आया जिसकी वजह से उसको इशू हो रहा है। फिर एक्सटर्नल अप्लाइंसेस देख सकते हैं कि आपको कोई एक्सटर्नल पेशेंट को कोई एक्सटर्नल अप्लाइंसेस लगी हैं कि नहीं लगी। देन आप उसकी पाल्पेशन करके देखते हैं कि उसकी पाल्पेशन मसल की पाल्पेशन कैसी है, उसकी मसल का टेम्परेचर कैसा है, वार्मथ है या कोई टेंडरनेस हुई हुई है। देन उसकी टोन एंड देन स्वेलिंग। इसके बाद लास्ट पे हम जाते हैं ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में। आप देखें कि ये हमने इस
डायग्राम के थ्रू बताया कि किस एरिया में पेशेंट का इशू आया है। जैसे एक पेशेंट था इंजेक्शन बाइट के साथ, पोस्ट इंजेक्शन बाइट के साथ सर्जरी, पोस्ट सर्जरी का पेशेंट था, 10 मंथ्स पोस्ट सर्जरी, और इसका डर्माटोमल लेवल जो था C5 C6 इन्वॉल्व था, इसके साथ T1 इन्वॉल्व था, और इस एरिया में भी आप देख सकते हैं। देन ये लेटरल व्यू है पेशेंट का इस तरह से, और यू कैन सी दिस। इसके बाद आप नेक्स्ट स्केल पे, अगर आप न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप उसमें मिनी मेंटल स्केल डाल देंगे, और आप उसकी ऑप्टिक जो नर्व्स हैं उस वो डाल देंगे। जो ऑप्टिक 12 नर्व्स हैं उसके असेसमेंट करके डिफरेंट। देन रिफ्लेक्सिस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आप चेक करेंगे, और कोई भी पैथोलॉजी है, अगर आप ओपीडी में काम करें और आपके पास लैब वैल्यूज़ नहीं है तो आप पैथोलॉजी में उसकी जनरल असेसमेंट लिख देंगे। लेकिन अगर आपके पास लैब वैल्यूज़ हैं तो आप लैब कर लिखेंगे। फिर पेशेंट की कोऑर्डिनेशन हम चेक करेंगे। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट। नॉन इक्विलिब्रियम टेस्ट ये सब सामने है आपके, और इक्विलिब्रियम टेस्ट ये सब है। देन कोई पेशेंट की इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है या नहीं है। इसके बाद पेशेंट का बैलेंस देखेंगे, स्टैटिक बैलेंस देखेंगे, डायनामिक बैलेंस देखेंगे, उसका पोस्चर देखेंगे, फ्रंटल व्यू में और सैजिटल व्यू में गेट एनालिसिस करेंगे, उसका हैंड फंक्शन देखेंगे। अक्सर रोबोटिक डिवाइसेस हैंड पे लगी हुई होती हैं, एक्सटर्नल अप्लायंसेस वगैरह। इसके अलावा हम एक स्केल डालेंगे, फंक्शनल इंडिपेंडेंट स्केल। पेशेंट की जो इंडिपेंडेंस है उसके अकॉर्डिंग उसमें उसके एडीएस और IADS को नोट करने के लिए हम उसके सेल्फ केयर, स्फिंक्टर कंट्रोल, ट्रांसवर्स लोकोमोशन, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉग्निशन। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट पे, एक स्टूडेंट लेवल पे, ताकि किसी भी स्टूडेंट जो 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली उनको हिस्ट्री लेने में इशू होता है, पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही होती, पैटर्न सामने होता है लेकिन पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही होती। मैंने कोशिश की है कि एक ऑनेस्ट लेवल पे एक स्टूडेंट की हेल्प आउट किया जाए। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई।